नमस्कार दोस्तों। मैं शिखा शर्मा कहानियाँ सुनाती हूँ। आज की कहानी है वेड़ियाँ, जिसे लिखा है सुखबीर जी ने। तो शुरू करें फिर। स्वदेश छुट्टी होने पर दफ्तर से निकला। बाहर भागे दौड़े जा रहे अनगिनत लोग, बड़ी बड़ी इमारतें, बेरंग शाम और मैला आसमान जो किसी तने हुए बहुत बड़े तंबू की तरह लग रहा था। आज फिर यह शाम बिताने का मसला था। दफ्तर से निकलकर स्वदेश को कभी घर जाने की जल्दी नहीं हुई थी। घर का उसे आकर्षण नहीं था। घर का एक कड़वा स्वाद था जो हमेशा उसके दिल में घुला रहता। उसका वैवाहिक जीवन सुख भरा नहीं था। काफी अरसे से उसकी अपनी पत्नी से एक सुरता नहीं थी। न ही उसकी पत्नी उसके साथ एक सुर होकर रही थी। छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा हो जाता था। मामूली चीजों पर अनबन हो जाती थी। और फिर दोनों का अलग अलग जलना, भुनना और कुड़ना। स्वदेश को समझ नहीं आता था कि वह क्या करे। स्वदेश हैरान था कि देखने पर पत्नी का चेहरा कितना मासूम लगता था, पर उसकी जबान थी कि असली स्टील की कैंची थी और दिल में हमेशा रिश्ता रहने वाला जहर। कितना शक्की स्वभाव था उसका। बात बात पर शक, बात बात पर शिकायतें। दूसरे पर विश्वास करना तो वह जानती ही नहीं थी। और जब वह जली भुनी हुई बोल रही होती तो उसके चेहरे की सारी मासूमियत गायब हो जाती। उस समय उसका चेहरा एक कटीला फूल लगता जो शहद की बजाय जहर से भरा होता। स्वदेश को ऐसे कड़वाहट भरे जीवन से बचने का आखिर एक ही रास्ता मिला था कि वह अधिक से अधिक समय घर से बाहर रहे। सो वह सुबह घर से निकल जाता और रात होने पर घर पहुंचता। घर पहुंचने पर ठंडे भोजन और पत्नी की जली कटी बातों का स्वाद चखता और चुप रहता। फिर थका टूटा हुआ बिस्तर पर जाता और कई बार आधी आधी रात तक नींद में से कांटे चुनता रहता। सड़क पर चलते हुए स्वदेश सोच रहा था, आज कोई भी दोस्त नहीं मिला। यह शाम कैसे कटेगी। इस इलाके में अकेले घूमने पर तो अकेलापन और भी बढ़ जाता है। वह अलसाया हुआ हौले हौले चलता रहा। आगे जाकर वह चौक में एक बेंच पर बैठ गया। उसके हाथ में सुबह की अखबार थी। वह उसके पहले पृष्ठ पर पड़ी हुई खबरों को फिर से पढ़ने लगा। शाम बीत नहीं रही थी। चने बेचने वाला एक लड़का उसके पास आया। गर्मा गर्म बाबूजी। उसका दिल नहीं चाह रहा था, फिर भी उसने एक आने के चने ले लिए। वह एक एक दाना मुंह में डालता हुआ चने चबा रहा था कि बूट पॉलिश करने वाला एक लड़का उसके पास आया। बूट पॉलिश। स्वदेश ने इनकार में सिर हिलाया, पर उस लड़के ने फिर कहा। स्वदेश के दूसरी बार सिर हिलाने पर फिर कहा। आखिर स्वदेश ने सामने की इमारत की ओर देखते हुए लड़के की ओर अपने बूट बढ़ा दिए। पॉलिश हो चुका तो स्वदेश ने बूटों की ओर देखा नहीं। उसी तरह सामने इमारत की ओर देखते हुए उसने जेब में से एक आना निकालकर लड़के को दिया और वह चला गया। फिर कुछ देर के बाद उसके कानों में एक और आवाज आई। दो दो आने मेरी लोगे बाबूजी।
स्वदेश तंग पड़ गया और उसने सिर हिलाकर कहा, नहीं। पर वह आवाज उसके पास से हटी नहीं। आखिर स्वदेश ने मुंह फेर कर देखा। एक लड़की हाथ में 8-10 वेणियां लिए खड़ी थी और उसे एक तरस भरे लहजे में वेणी खरीदने के लिए कह रही थी। स्वदेश ने फिर कहा, नहीं चाहिए। भला किसके लिए लूंगा मैं? लड़की को कुछ आशा हुई और उसने कहा, किसी के लिए भी सही, एक ले लो। अभी तक एक भी नहीं बिकी। तुम्हारे हाथ से ही बोनी होनी है। स्वदेश ने एक नजर उन वेणियों की ओर देखा, फिर बोझल पलकें उठाकर उस लड़की की ओर देखा। एक मैला सा मासूम सा चेहरा, चमकीली आंखें, गेहूं रंग में किसी लाज की आभा। लड़की उसकी ओर देख रही थी। उसने पलकें झुका ली। लाओ, फिर एक दे दो। स्वदेश ने वेणियों की ओर देखते हुए कहा। लड़की ने एक वेणी उसकी ओर बढ़ाई। स्वदेश ने जेब में से निकालकर एक चवन्नी उसे दी। छुट्टे पैसे तो नहीं है, ये पहले ही बिकी है। स्वदेश ने जेब में फिर हाथ डाला और पैसे निकाले। एक चवन्नी थी और एक आना। लड़की देखकर उलझन में पड़ गई। कहीं वेणी वापस ही न कर दे। तभी स्वदेश ने कहा, लाओ, एक और दे दो। चवन्नी पूरी हो जाएगी। लड़की ने खुश होकर एक और वेणी उसे दे दी और जब वह जाने लगी तो स्वदेश ने कहा, जरा ठहरो, मैं दो का क्या करूंगा? एक तुम ले लो, अपने बालों में लगा लो। और स्वदेश ने हल्का सा मुस्कुराकर वेणी उसकी ओर बढ़ाई। लड़की का चेहरा लाल हो गया। उस पर की सारी मैल जैसे उतर गई और स्वदेश को उसकी आंखें बहुत काली लगी और पलकें बहुत लंबी। स्वदेश को हैरानी हुई कि यह लड़की जो बचपन और यौवन की दहलीज पर खड़ी हुई दिख रही थी, कैसे देखते देखते उस दहलीज को लांघ गई थी। तभी स्वदेश संभला और उसने हल्का सा हंसकर कहा, लो रख लो, मैंने तो यूं ही कहा था। अगर बालों में नहीं लगानी तो किसी को दे देना, या छुट्टे पैसे मिल जाएं तो दुअन्नी वापस कर जाना। लड़की ने हौले से वेणी उसके हाथ से ले ली और फिर आहिस्ता आहिस्ता कदम रखती हुई वहां से चली गई। स्वदेश ने एक क्षण के लिए उसे जाते हुए देखा और फिर पहले की तरह सामने की इमारत को देखने लगा। उसकी चौथी मंजिल पर नीले पर्दे वाली खिड़की को, जिसके सामने खड़ी एक औरत अपने भूरे रंग के बालों में कंघी कर रही थी। स्वदेश कुछ देर वहां बैठा रहा, फिर उठकर कुछ देर इधर उधर घूमता रहा। उसका दिल नहीं लग रहा था। आखिर उसने घर का रास्ता लिया। घर पहुंचा तो पत्नी रसोई में थी। वह पतीले में जोर जोर से कलछी घुमा रही थी। सारा घर कर्ण वेधी आवाज से भरा हुआ था। स्वदेश चुपचाप अपने कमरे में गया। कपड़े उतारने लगा तो उसे पैंट की जेब में पड़ी हुई वेणी का ख्याल आया। एक बार सोचा कि जेब में ही पड़ी रहने दे, पर नहीं, पत्नी ने देख ली तो सोचेगी पता नहीं किसे देने के लिए खरीदी है। 100 शक करेगी। अच्छा हो जेब में से निकाल कर कहीं और रख दे। स्वदेश के कदमों की आहट सुनते ही पत्नी उठ खड़ी हुई थी। पता नहीं आज वह इतनी जल्दी कैसे आ गया है। शाम से ही वह किसी बात पर गुस्से से भरी हुई बैठी थी। सोच रही थी कि एक बार स्वदेश घर आए तो 7 काम छोड़कर उससे पहले पूछेगी कि आखिर उसने उसे समझ क्या रखा है।
वह उसे ब्याह कर लाया है या खरीद कर। और जब वह चूल्हे पर उसी प्रकार पतीला कलछी छोड़कर दूसरे कमरे में गई, तो स्वदेश के हाथ में वेणी देखकर एक क्षण के लिए खड़ी हो गई। स्वदेश ने अचानक उसे सामने देखा तो संभल न सका। वेणी वाला हाथ आगे बढ़ाकर कहने लगा, यह वेणी मैं यूं ही ले आया हूं। पत्नी आगे बढ़ी और उसने उसके हाथ से वेणी ले ली। एक बार उसे सूंघा, फिर सूंघा और फिर शीशे के सामने खड़ी होकर उसे अपने जूड़े पर बांधने लगी। स्वदेश अब संभल चुका था और उसे देखने लगा। वह मुड़ी। उसका चेहरा स्वदेश को बहुत ही मासूम लगा। उसने कहा, खूब महकती है। सारा कमरा सुगंध से भर गया है। ताजा कलियों की बनी लगती है। हाँ, बिल्कुल ताजा कलियों की है। तभी तो सोचा ले लूं। रसोई में प्याज के जलने की गंध आई तो पत्नी दौड़ी। हाय, छौंक लगाती लगाती मुआ पतीला तो मैं चूल्हे पर ही छोड़ आई थी। स्वदेश ने सोचा, आज तो खैर लगती है। कहाँ तो महंगे हार भी नाक तले नहीं आते और कहाँ आज दुअन्नी की वेणी पर ही रीझ गई। औरत को भी ईश्वर ही समझे। उस दिन कई दिनों के बाद पहली बार स्वदेश ने गरम गरम भोजन और पत्नी की ठंडी बातों का स्वाद चखा। दूसरे दिन फिर स्वदेश शाम को छुट्टी होने पर दफ्तर से निकला तो उसके साथ उसका एक दोस्त था। दफ्तर में काम करते हुए स्वदेश ने एक दो बार सोचा था कि अगर आज कोई दोस्त ना मिला तो वह सीधा घर चला जाएगा। पर दोस्त के मिलने पर घर जाने का सवाल ही नहीं पैदा होता था। दोनों दोस्तों ने पहले एक बढ़िया रेस्तरां में चाय पी। फिर वह बाजार में घूमते रहे, आ जा रहे लोगों पर फिक्रे कसते रहे। इस शहर की मशीनी किस्म की जिंदगी को गालियां देते रहे, पर साथ ही कहते रहे कि कुछ भी हो, इस शहर का जवाब नहीं है। आखिर वे समुद्र के किनारे जाकर बैठ गए। सूरज ने डूबने से पहले समुद्र के पानी को आग लगा दी थी और समुद्र में कई रंग पिघल गए थे। स्वदेश दार्शनिक अंदाज में कहना चाहता था कि जीवन समुद्र की तरह है जिससे प्यार आग लगा जाता है। पर उसका ध्यान टूटा। वही कल वाली लड़की हाथ में वेणियां लिए उसके सामने खड़ी उसे वेणी लेने के लिए कह रही थी। स्वदेश जरा सा चौंका पर उसी क्षण संभल गया। लड़की से उसने वेणी ले ली और जेब में से दुअन्नी निकाल कर उसे दी। लड़की दुअन्नी लेते समय कुछ झिझकी, पर फिर उसने हाथ बढ़ाकर ले ली और चली गई। लड़की का चेहरा आज भी कल जैसा ही मासूम था, जिसके गेहुए रंग में किसी लाज की आभा थी। पर आज वह कल जैसा मैला नहीं था। वह निखरा हुआ चेहरा था। दोस्त ने कुछ हैरान होकर कहा, क्यों भाई, लगता है भाभी से कुछ सुर मिल गए हैं। खूब वेड़ियां खरीद रहे हो उसके लिए। स्वदेश मुस्कुराया, बस यूं ही खरीद ली है, उससे क्या सुर मिलते हैं। अच्छा, अब चले ना, काफी देर हो गई है। दोनों उठे और जब स्वदेश घर पहुंचा तो उसकी पत्नी जैसे उसकी प्रतीक्षा में बैठी थी। उसके आते ही कहने लगी, आज तो बड़ी देर कर दी। सोच रही थी जरा बाजार घूमने चलेंगे। आते हुए शीला के घर से भी हो आएंगे। स्वदेश ने कहा, देर ही हो गई और जेब में से वेणी निकालकर उसकी ओर बढ़ाई। उसने बड़े चाव से वेणी ली और सूंघी। फिर शीशे के सामने खड़ी होकर अपने जूड़े पर बांधने लगी। स्वदेश ने देखा उसके बाल ताजा ही संवारे गए थे।
और उसका नई शक्ल का जूड़ा था जैसा 3-4 दिन पहले उसने अपने दफ्तर में काम करने वाली रिसेप्शनिस्ट लड़की का देखा था। स्वदेश ने कपड़े उतारे, पत्नी ने कपड़े उसके हाथ से लेकर हैंगर पर टांगे और फिर तौलिया और पजामा देकर उसे कहा, हाथ मुंह धो लो, मैं रोटी बनाती हूँ, गरम गरम खा लो, फिर बाजार चलेंगे। आज भोजन का अलग ही स्वाद था। पत्नी की बातों का भी अलग ही स्वाद था। स्वदेश समझ नहीं पा रहा था कि पत्नी में यह परिवर्तन कैसे आ गया। कोई खास ही बात होगी। वेणी वेणी तो मामूली सी चीज है। किसी दिन उससे पूछेगा, कोई खास ही बात होगी। फिर दिन बीतने लगे। शाम को कभी कोई दोस्त न मिलता तो स्वदेश जल्दी ही घर चला जाता। पत्नी बहुत खुश होती। जिंदगी ने एक नया रुख अख्तियार कर लिया था। इन दिनों में यद्यपि कुल एक बार स्वदेश और पत्नी की अनबन हुई थी, नाराजगियां पैदा हुई थी, पर अब वह पहले वाला जलना, भुनना, कुड़ना नहीं था। कुछ नए संबंधों ने जन्म लिया था, कुछ नए पारस्परिक शौक जागे थे। स्वदेश को लग रहा था कि पत्नी में दिन ब दिन परिवर्तन आ रहा था। उसे स्वयं में भी कुछ परिवर्तन आ रहा प्रतीत हो रहा था। और इन दिनों स्वदेश दफ्तर से घर जाते समय एक दिन भी पत्नी के लिए वेणी लेना नहीं भूला था। अब तो उसकी यह जैसे एक आदत ही बन गई थी। वैसे तो वेणियां बेचने वाली और भी लड़कियां वहां होती, पर स्वदेश हमेशा उसी लड़की से वेणी खरीदता जिससे उसने पहले दिन ली थी। हर बार एक जगह से खरीदने पर चीज अच्छी मिलती है, तभी तो वह लड़की स्वदेश को हर बार सबसे बढ़िया वेणी दिया करती थी। चमेली की सफेद मोतियों जैसी कलियों की वेणी, जो रात ही रात में खिलकर सुबह फूल बन जाती थी। स्वदेश को लगता था कि वेणियां बेचने वाली लड़की भी खिलकर फूल बन गई थी। यौवन की दहलीज पर खड़ा बचपन कैसे देखते देखते दहलीज लांघ जाता है, पता ही नहीं लगता। स्वदेश इस लड़की को देखता था तो उसके दिल में एक अजीब सी करुणा जागती थी। इन लोगों की किस्मत, यह इसी तरह वेणियां बेचते बेचते बूढ़ी हो जाएगी, शादी हो जाएगी, शायद हो ही चुकी हो, बच्चे हो जाएंगे, बूढ़ी हो जाएगी। एक दिन स्वदेश चौक में बैठा सामने की इमारत को देख रहा था कि वेणियां बेचने वाली लड़की आई। स्वदेश ने रोज की तरह जेब में से दुवन्नी निकाल कर उसकी ओर बढ़ाई और उसके हाथ से वेणी ले ली। पैसे लेकर लड़की एक क्षण वहीं रुकी रही। स्वदेश ने देखा उसके चेहरे पर एक संकोच था, वह जैसे कुछ कहना चाह रही थी। स्वदेश ने उसकी झिझक दूर करने के लिए पूछा, कितनी बिक गई अब तक? लड़की ने कहा, 4 बिक गई हैं, अभी ही आई हूं। आजकल तो बहुत जल्दी सभी बिक जाती हैं। अच्छा, तुम्हारे हाथ से बोनी होने पर देखते देखते सभी बिक जाती हैं। फिर तो सबसे पहले मेरे पास ही बेचा करो, स्वदेश ने हल्का हंसकर कहा। तुम तो कभी कभी बहुत देर से आते हो, लड़की के कहने में एक हल्की सी शिकायत थी। स्वदेश आगे से चुप रहा। फिर उसने पूछा, तुम कहाँ रहती हो? लड़की ने अपने रहने का ठिकाना बताया और कहा, वहाँ हमारी छोटी सी झोपड़ी है, अपनी दादी के साथ रहती हूँ। उसे आंखों से दिखता नहीं, पर वह वेणियां बहुत सुंदर गूंथ लेती है। हमारी झोपड़ी के सामने 2 चमेली के पौधे हैं। 2 ही, स्वदेश ने कहा। उनसे इतनी वेड़ियों के लिए फूल उतर आते हैं? नहीं, लड़की ने कहा, फूल तो हम बहुत करके बाजार से लाते हैं। हमारे पौधों से तो मुश्किल से 1 या 2 वेड़ियों के ही फूल उतरते हैं।
जो वीणी मैं तुमको देती हूँ वह हमारे पौधों की कलियों की होती है। स्वदेश ने तारीफी लहजे में कहा, अच्छा, खूब मोटी कलियां होती हैं उनकी। लड़की का चेहरा खिल उठा। वह मैं अपने हाथ से ही गूंथती हूँ। लड़की ने हल्की सी लात से कहा। अच्छा। स्वदेश के मुंह से सिर्फ इतना ही निकला। लड़की के चेहरे पर फिर पहले जैसा संकोच था। वह एक क्षण चुप रही। फिर पूछा, तुम रोज वेणी खरीदते हो, इसका क्या करते हो? स्वदेश मुस्कुराया। वह कुछ कहने को हुआ पर फिर चुप हो गया। लड़की फिर कुछ न बोली। उसके चेहरे पर एक लालिमा दौड़ गई। स्वदेश हल्का सा मुस्कुराता हुआ चुप रहा। आखिर लड़की ने कहा, अच्छा, मैं जाती हूँ। स्वदेश ने कहा, अच्छा। लड़की एक क्षण और वहां खड़ी रही और फिर धीमे धीमे कदम उठाती वहां से चली गई। स्वदेश समुद्र के थिरकते हुए प्रसार को देखने लगा, जिस पर सूर्य की किरणों से बनी लंबी सुनहरी सड़क को एक छोटी सी कश्ती पार कर आगे निकल गई। कश्ती दूर चली गई तो उसका मात्र एक छोटा सा सफेद बिंदु दिखने लगा। फिर वह बिंदु जामुनी रंग के आसमान के सामने गायब हो गया। अब स्वदेश की अधिकतर शामें घर में ही बीतने लगी थीं। दोस्त शिकायत भी करते थे कि अब वह बहुत कम मिलता है, पर खुश भी थे कि उसका घरेलू जीवन सुखद बन गया था। अब वह फिर दोस्तों को घर बुलाता, पत्नी के साथ उनके घर जाता। कभी वह दोस्तों को दार्शनिक अंदाज में कहता, विवाहित जीवन एक गाड़ी है जिसके पहियों को ठीक रास्ते पर चलना चाहिए। बीच रास्ता छोड़ा नहीं कि गाड़ी हिचकोले खाने लगती है। बस गाड़ी का ठीक रास्ते पर चलना ज्यादातर औरत के बस में है। एक दिन स्वदेश ने पत्नी के साथ सिनेमा देखने का प्रोग्राम बनाया। उसकी पत्नी शाम को उसके दफ्तर में पहुंच गई। वहां से वे सिनेमा देखना चल पड़े। सिनेमा देख कर आए तो अंधेरा हो चुका था। पत्नी ने कहा, एक चक्कर समुद्र का न लगाए, बहुत देर के बाद आई हूं इधर। स्वदेश उसके साथ समुद्र की ओर चल पड़ा। समुद्र पर घूमते हुए उसे सामने वेड़ियों वाली लड़की दिखी। वह उनकी तरफ ही आ रही थी। उसके हाथ में एक ही वेणी थी। कलियों की बजाय वह फूलों की बनी हुई थी। साधारण सी वेणी थी वह। उसके पास आने पर स्वदेश ने पत्नी से कहा, लो, आज वेणी लेना तो भूल ही गया था। एक ही रह गई है, जैसे हमारे लिए ही बची हो। मैं हमेशा इसी से लिया करता हूँ। मेरे लिए खास तौर पर मोटी मोटी कलियों की बनाकर लाती है। पत्नी ने तीखी नजर से उस लड़की की तरफ देखा। लड़की उसके सामने आंखें न उठा सकी। स्वदेश ने वेणी लेने के लिए लड़की की ओर हाथ बढ़ाया, पर लड़की ने हाथ में की वेणी देने की बजाय अपनी साड़ी के आंचल की गांठ खोली और उसमें से एक वेणी निकाली, मोटी मोटी कलियों की बहुत बढ़िया वेणी, जैसी रोज स्वदेश लेकर जाया करता था। स्वदेश का चेहरा खिल उठा, पर पत्नी अभी भी तीखी नजर से लड़की को देख रही थी। अचानक स्वदेश का उसकी ओर ध्यान गया। ओह, इसे क्या हो गया है? फिर उसने लड़की की ओर देखा। एक खिला हुआ फूल जैसे बंद हो गया था, एक उदास मैला चेहरा। स्वदेश ने उसके हाथ से वेणी ले ली और जेब में से दुअन्नी निकाल कर उसकी ओर बढ़ाई, पर लड़की ने दुअन्नी नहीं ली और उदास आवाज में धीमे से कहा, पिछली बार की दुअन्नी देनी रहती है, हिसाब पूरा हो गया। और उसी समय वह वहां से एक तरफ को चल पड़ी। उसकी चाल बहुत थकी हुई लग रही थी।
स्वदेश उसे कुछ देर एकटक देखता रहा। पत्नी ने वहीं खड़े खड़े ही जूड़े पर वेणी बांध कर स्वदेश को दिखाते हुए कहा, देखो तो, ठीक बंधी है। बिल्कुल, आज के जूड़े पर तो बहुत सुंदर लग रही है। सुंदर चीज हर जगह सुंदर लगती है, पत्नी ने जरा चंचलता से कहा। पर स्वदेश के होठों पर मुस्कुराहट न आई। और जब वे वहां से घर जाने के लिए चले, तो स्वदेश को अपनी चाल में एक अजीब सी थकावट महसूस हुई। उसका दिल चाहा कि वहीं किसी बेंच पर बैठ जाए, पर वह बैठा नहीं। बोझल कदम उठाता हुआ चलता रहा, चलता रहा। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में लिखना ना भूलें। आपका छोटा सा सपोर्ट हमें और कहानियाँ आप तक पहुँचाने की, आगे बढ़ने की ताकत देता है। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली कहानी में।